जय हिंद दोस्तों आपने पिछले भाग में नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में विस्तार से पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देखिए। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मादा जनन तंत्र है वो होता क्या है, यानी मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं। अपन मादा जनन तंत्र में वह सभी अंग आते हैं जो क्या करते हैं, जनन करने में मदद करते हैं। वह सभी अंग जो जनन करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें मादा नहीं लिखा है, यानी मादा के वह सभी अंग जो क्या कर रहे हैं, जनन करने में सहायक होते हैं, वह मादा जनन तंत्र कहलाते हैं। अब इसमें दोस्तों कौन कौन से अंग आते हैं, मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि कौन कौन से अंग आते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो अंग है अपन अंडा से देखेंगे। यानी दोस्तों अपन ने, अगर आपने वीडियो देखा है नर जनन तंत्र का, तो उसमें आपने देखा था कि अपन ने सबसे पहले वर्षण की बात की थी। यानी यह जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है जो अंडा से है, वो मादा में क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग की, जिसे अंडा से कहते हैं। और जो दूसरा है अपना अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जिसे इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब। अब दोस्तों सबसे पहले अंडाशय की बात करेंगे जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, और जो दूसरा है वो है अंडवाहिनी जिसे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसकी बात करेंगे। और तीसरा अपन देखेंगे गर्भाशय। गर्भाशय जिसे इंग्लिश में यूटेरस बोला जाता है। अब दोस्तों गर्भाशय क्या होता है, कितनी संख्या होती है। जैसे अपन बात करते हैं कि अंडाशय है, उसे इंग्लिश में ओवेरी बोला जाता है। तो ओवेरी की जो संख्या होती है वो 2 होती है। यानी मादा में कितने ओवेरी होते हैं, 2 ओवेरी होते हैं। अंडवाहिनी की बात करें तो वह भी 2 होती है। जो गर्भाशय है वो 1 होता है। ठीक है। अब अगला अपन चौथा देखते हैं, योनि। योनि जिसको इंग्लिश में वेजाइना कहा जाता है। अब दोस्तों ये जो वेजाइना है ये तो शरीर से बाहर खुलता है, यानी ये बाह्य लैंगिक अंग है। तो अब अपन इन सभी अंगों की बात करने से पहले जो मादा जनन तंत्र है उसका डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम के साथ साथ आपको मैं सभी अंगों को एक एक करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों कि डायग्राम अपन को किस प्रकार बनाना है। इस प्रकार आपको पहले एक संरचना का निर्माण कर लेना है। इस प्रकार संरचना बनाने के बाद यहाँ से आपको इस प्रकार, और इधर से भी आपको इसी प्रकार, जितना उधर किया है उतनी ही कोशिश करना कि इधर भी उतना ही करें। अब यहाँ पे अंगुली नुमा ये संरचनाएं बनानी है आपको। इन अंगुली नुमा संरचना को फिब्री बोला जाता है दोस्तों। अपन अभी इसका नामकरण भी करेंगे। इधर भी यही संरचना वापस बना लीजिए। ये इस प्रकार। अब यहाँ पे आपको गर्भाशय बनाना है। ये इस प्रकार आपको गर्भाशय की संरचना बना लेनी है। अब यहाँ से नीचे आपको वापस सकरा कर देना है थोड़ा सा इसको, और नीचे से छोड़ देना है। अब वापस इसको डबल करना है। यहाँ से एक लाइन स्टार्ट करनी है आपको इस प्रकार, और इसको आगे ले जाते हुए यहाँ से इसको वापस यहाँ बाहर की तरफ ऐसे
बाहर की तरफ करके इस प्रकार, और यहाँ से भी आपको इस प्रकार ले जानी है और यहाँ तक ले जाके वापस इस प्रकार। अब दोस्तों ये जो है इसको पास पास लेते यहाँ तक कर देना है, पास पास इस प्रकार, इसको इतना पास पास कर देना है। ये इसको यहाँ से सीधा यहाँ मिला देना है और इसको भी इस प्रकार ऐसे यहाँ मिला देना है। ये इस प्रकार मिलाने के बाद आपको जो ऊपर है, ऊपर भी ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको इस प्रकार ऐसे मिला देना है। अब आपने ये जो लेयर बनाई है ये मायोमेट्रियम लेयर बनाई है, तो मायोमेट्रियम लेयर के बाद जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है, तो उसका निर्माण करना है। एंडोमेट्रियम आपको इस प्रकार बनानी है, ये इस प्रकार। इस प्रकार आपको एंडोमेट्रियम लेयर का निर्माण कर लेना है दोस्तों, ये एंडोमेट्रियम लेयर। अब इसका दोस्त सबसे मुख्य अंग है यानी जो अंडाशय है उनका निर्माण करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार के यहाँ जो संरचना है ये फिब्री, इसके जस्ट ऊपर, फिब्री के जस्ट ऊपर अंडाशय होते हैं, ये इस प्रकार। और ये यहाँ मेसिवोरियम झिल्ली होती है उससे जुड़े हुए रहते हैं। उसी प्रकार ये जो इस प्रकार आपने संरचना बनाई है ये सेम उसी साइड भी आपको बनानी है। तो ये देखिए इस प्रकार आपको, ये इस प्रकार आपको बना देना है, ये इस प्रकार, और ये मेसिवोरियम झिल्ली। तो दोस्तों इजी वे में आपका ये जो डायग्राम है वो तैयार हो चुका है। इसी को बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी दोस्तों हमने इसका नामकरण नहीं किया है। यहाँ पे अंदर गोल गोल संरचनाएं होती है, जो अपरिपक्व अंड होते हैं वो इस अंडाशय में स्थित होते हैं। जब लड़की जन्म लेती है दोस्तों तब उसके अंडाशय के अंदर बहुत सारे अपरिपक्व अंड होते हैं। जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी होती है और जैसे ही यौनारंभ शुरू होता है वह जो अपरिपक्व अंड है वो परिपक्व होने लगते हैं। तो दोनों अंडाशय में अपरिपक्व अंड होते हैं। इस वाले अंडाशय में भी बहुत सारे अपरिपक्व अंड होते हैं और इस वाले अंडाशय में भी अपरिपक्व अंडे होते हैं जो बाद में परिपक्व हो जाते हैं। ये जो अंदर की जो लेयर है दोस्तों ये मासल होती है, मतलब मासल संरचना होती है, और इसके अंदर ये रेड कलर अपन भर देते हैं। ये जो अंदर वाली लेयर है इसको अलग से दिखाने के लिए ये जो अपना डायग्राम है मादा जनन तंत्र का वो एकदम रेडी है। तो दोस्तों अब अपन इसका नामकरण करते हैं कि कौन से अंग का क्या नाम है। तो आइए शुरू करते हैं। ये सबसे जो ये पार्ट है ये वेजाइना है, वेजाइना जिसको योनि बोला जाता है हिंदी में, योनि। और दोस्तों जो ये ऊपर वाला ये जो पार्ट दिख रहा है जहाँ योनि जुड़ी हुई है इसको सर्विक्स बोला जाता है, सर्विक्स, जिसको हिंदी में ग्रीवा कहा जाता है, हिंदी में ग्रीवा। और जो ये सबसे जो बाहरी परत है ये इसको पेरीमेट्रियम बोला जाता है, पेरीमेट्रियम। अगर पेरीमेट्रियम को हम हिंदी में लिखना चाहे तो गर्भाशय बाह्य स्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, गर्भाशय बाह्य स्तर, गर्भाशय बाह्य स्तर यानी ये सबसे बाहर का स्तर होता है। अब पेरीमेट्रियम के अंदर जो ये लेयर आती है ये बीच वाली, इसको मायोमेट्रियम बोला जाता है। मायोमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम को दोस्तों अगर अपन देखें कि हिंदी में क्या बोलते हैं तो ये मध्य स्तर होता है। आप गर्भाशय भी लगा सकते हैं, गर्भाशय मध्य स्तर, ये जो मध्य स्तर है। और जो सबसे अंदर की ओर यानी इस संरचना को दोस्तों एंडोमेट्रियम बोला जाता है। अब एंडोमेट्रियम नाम से पता चल रहा है गर्भाशय अंतः स्तर, यानी इसका हिंदी में नाम क्या होगा, गर्भाशय अंतः स्तर। हिंदी में एंडोमेट्रियम को गर्भाशय अंतः स्तर
बोला जाता है। अब आपको जो ये संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को दोस्तों ओवेरी, यानी हिंदी में बोले तो अंडाशय, और इंग्लिश में ओवेरी। इंग्लिश में ओवेरी कहा जाता है, हिंदी में अंडाशय कहा जाता है। और ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है, इसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है दोस्तों। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में अंडवाहिका, अंडवाहिका, अंडवाहिनी, आपकी जो मर्जी वो बोल सकते हो। और ओविडक्ट भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये एक नली है इसलिए इसको ओविडक्ट भी बोला जाता है। अब दोस्तों अगला देखते हैं अपन, जो ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली को मेसिवोरियम, मेसिवोरियम मेम्ब्रेन बोला जाता है। मेम्ब्रेन या मेसिवोरियम झिल्ली भी कह सकते हैं आप। मेसिवोरियम मेम्ब्रेन या मेसिवोरियम झिल्ली, हिंदी में भी मेसिवोरियम बोला जाता है और मेम्ब्रेन को झिल्ली बोला जाता है। अभी जो अंगुली नुमा जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही है बहुत सारी, इसको फिम्बरी बोला जाता है। फिम्बरी, इंग्लिश में फिम्बरी बोला जाता है। दोस्तों ये जो मादा जनन तंत्र है, इसका अपने मुख्य जो नाम है वो लिख लिए हैं। और जो सबसे अंदर की ओर जो ये सबसे बड़ा जो भाग है, इसको बोला जाता है गर्भाशय, जिसको इंग्लिश में यूटेरस बोला जाता है। यूटेरस। तो दोस्तों ये जो आपका मादा जनन तंत्र का जो डायग्राम है वो नामांकित हो चुका है, यानी लेवल डायग्राम आप इस प्रकार मादा जनन तंत्र का आसानी से बना सकते हैं। ये जो आंतरिक संरचना है वो हमने बनाई है। अभी जैसे ही अपन वेजाइना पढ़ेंगे तो उसका बाह्य जो ना डायग्राम है वो भी बनाकर देखेंगे कि बाह्य संरचना कैसी होती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। आगे हम कुछ फैक्ट भी जानेंगे। आगे हम सभी अंगों को अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो में। हम सबसे पहला जो अंग अंडाशय, उसके बारे में पढ़ते हैं कि अंडाशय कितने होते हैं, क्या कार्य होता है, कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली अपनी जो हेडिंग है वो है अंडाशय। इंग्लिश में ओवेरी। अंडाशय क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है? अंडाशय, यानी ये केवल और केवल मादा में ही पाया जाता है और यह प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ये मैंने पहले ही लिखवा दिया है आपको। तो इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या 2 होती है। मादा में कितनी होती है? संख्या देख लेते हैं। संख्या 2, केवल मादा। कोष्टक में आपको हिंट के लिए लिख दिया है कि केवल मादा में पाया जाता है, नर में अनुपस्थित होता है। अब दोस्तों जो अंडाशय है वह क्या करता है? हार्मोन, 2 हार्मोन है, एक तो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। यानी आपने नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पढ़ा था दोस्तों। यहाँ से ध्यान रखना, बहुत बार ना क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में भी और बोर्ड क्लासों में भी कि जो मादा जनन हार्मोन है वो कौन सा है। तो एस्ट्रोजन मादा जनन हार्मोन होता है और जो नर जनन हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो यह मादा जनन हार्मोन, मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, इंग्लिश में भी यही बोला जाता है, हिंदी में भी यही बोला जाता है। ये मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है या उसका स्राव करता है। तो दोस्तों बात आई कि ये क्या कर रहा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो हम देखते हैं कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन
मादा में यौन आरंभ लक्षण, ये क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन मादा में यौन आरंभ लक्षण को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। अब ये प्यूबर्टी जो सिम्टम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी अपन ने लड़कों में पढ़ा था जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का निकलना। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वह मादा में क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ उदाहरण के लिए लगा देता हूँ आपके कि कौन कौन से हैं। उदाहरण के लिए जैसे उनकी जो त्वचा है उसको कोमल कोमल बनाएगा, त्वचा कोमल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, त्वचा कोमल कर देगा। आवाज है वो लड़कियों की क्या होती है, पतली होती है या सुरीली होती है, आवाज पतली पतली। और दोस्तों सबसे जो मुख्य जो लक्षण है, यानी आपने देखा होगा जब बच्चे जन्म लेते हैं तो नर और मादा समान होते हैं, केवल और केवल एक जो आप लैंगिक जो अंग है उनको छोड़कर। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि जब लड़का जन्म लेता है और जब लड़की जन्म लेती है तो दोनों के पास स्तन होते हैं, लेकिन उन स्तनों में क्या होता है, जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है तो उसके स्तनों में उभार आता है और स्तन ग्रंथियां होती है, जिसके कारण क्या होता है उनमें से दुग्ध स्राव होने लगता है। लेकिन लड़कों में क्या होता है, स्तनों का विकास नहीं होता है क्योंकि उनके अंदर स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। लेकिन दोनों क्या होते हैं, स्तनधारी प्राणी होते हैं। स्तनों का विकास या स्तन ग्रंथियों का विकास, ठीक है, स्तनों का विकास या आप स्तन ग्रंथियों का विकास लिख सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है स्तन उभरने लगते हैं। तो ये सभी क्या है, यौनारंभ लक्षण है। अगर आप दोस्तों इनको अलग से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इनका अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा यौन आरंभ का, जिनमें यौन आरंभ में लड़कों में और लड़कियों में क्या क्या लक्षण होते हैं। कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि जो अंडाशय है वो क्या करता है। अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है। हाँ दोस्तों, तो यह अंडाशय क्या करेगा, अंडाणु का निर्माण भी करेगा। अब देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन तो हो गया कि वह क्या करता है, यौनारंभ लक्षण को नियंत्रित करता है, लेकिन ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये इसका क्या कार्य है, यानी अगर अंडाणु का निर्माण हुआ है तो दोस्तों अंडाणु का निर्माण होता है तो यहाँ से क्या होता है, एक अंडाणु मुक्त होता है और फिमरी अंडाणु को पकड़ती है और उसको यहाँ ले आती है, यहाँ अंडाणु आ जाता है। इसको अपन एक बोल सकते हैं, एग या अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में इसका निषेचन होता है। अगर इसका निषेचन नहीं होता है तो यह रजोद्रम के रूप में क्या होता है, योनि के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो रजोद्रम के समय जो गर्भाशय है उसकी जो आकार है या जो उसका जो परिवर्तन है उसको नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऋतुस्राव या रजोद्रम, जिसको इंग्लिश में पीरियड्स बोला जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऋतुस्राव के समय गर्भाशय परिवर्तन का नियंत्रण करता है। यानी जो ये हार्मोन होगा वो क्या करेगा, जब ऋतुस्राव होगा तब क्या होगा, जो गर्भाशय उसकी आकृति में परिवर्तन होगा, उसके आकार में परिवर्तन होगा, तो ये क्या करेगा, उसका नियंत्रण करेगा। अब दोस्तों जो ये अंडाशय है, अंडाशय की लंबाई तो होती है दोस्तों 4 सेंटीमीटर। अंडाशय की जो लंबाई है दोस्तों वो 4 सेंटीमीटर होती है। और अगर अपन बात करें कि इसकी चौड़ाई
चौड़ाई इसकी होती है 2.5 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई है वो होती है 1.5 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों अगर अंडाशय की लंबाई देखें तो कितनी होगी, यानी ये जो यहाँ से ये जो यहाँ तक की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर की होगी, 4 सेंटीमीटर। और जो दोस्तों चौड़ाई है यानी कितना चौड़ा है तो वो होता है 2.5 सेंटीमीटर और जो मोटाई है वो है 1.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये जो अंडाशय है, अंडाशय पेरिटोनियम अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली से सटा रहता है। यानी जो अंडाशय है उसके चारों तरफ जो झिल्ली है वो पेरिटोनियम झिल्ली उपस्थित होती है, पेरिटोनियम झिल्ली। अब अगर अपन बात करें दोस्तों, यानी जो अंडाशय है उसके अंदर जो परत है वो किसकी बनी होती है, तो अंडाशय की जो आंतरिक परत है की आंतरिक परत तंतु प्लस संयोजी उत्तक की बनी होती है। अपन ये जो तंतु प्लस संयोजी उत्तक की बनी जो परत होती है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। यानी ये जो तंतु प्लस संयोजी उत्तक की जो परत बनी होती है जिसे अपन क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। एक दोस्तों इसकी बाह्य परत या बाह्य स्तर होता है, जो अंडाशय का बाह्य स्तर है, बाह्य स्तर वो एपिथेलियम का बना होता है, एपिथेलियम का बना होता है। अब ये जो अंडाशय का जो बाह्य स्तर है वो एपिथेलियम का बना होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जनन एपिथेलियम, जिसे जनन एपिथेलियम कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो अंडाशय है उसका बाह्य स्तर है उसको अपन क्या कहेंगे, एपिथेलियम या जनन एपिथेलियम। अब दोस्तों जो आपने कार्य है अंडाशय के वो पहले ही देख लिया है। जो अंडाशय का जो मुख्य कार्य है वह क्या है, एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इन दोनों का सिक्रेशन करेगा। इनको याद रखना दोस्तों कि अंडाशय द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। दूसरा जो मुख्य कार्य है वो अंडाशय का अंडाणु निर्माण का कार्य है, यानी अंडाणु निर्माण करेगा। ये किसके द्वारा करता है, अंडजनन के द्वारा। अंडजनन एक प्रक्रिया है जिसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये दो मुख्य कार्य है दोस्तों, तो इसको याद रखना। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप इसके अच्छे से नोट्स बना सकें। अब अपन जो सेकंड पार्ट है अंडवाहिनी उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला अंग फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। अंडवाहिका अपन इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों जो फैलोपियन ट्यूब है वह होती क्या है और इसकी संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों जिस प्रकार ये जो आपको नलिका दिखाई दे रही है ये यहाँ से यहाँ तक और इधर भी है ये इस प्रकार, तो दोस्तों इसको अपन क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। संख्या कितनी होती है, संख्या होती है 2, यानी एक जोड़ा, संख्या 2 होती है फैलोपियन नलिका की। और जो फैलोपियन नलिका है उसका कार्य क्या है, उसका कार्य है अंडाणु को अंडाशय से लेना और गर्भाशय तक पहुंचाना। इसका जो कार्य है वो भी देख लेते हैं, आप कार्य भी लिख लो। अंडाणु को गर्भाशय यूटेरस तक पहुंचाना।
अगर इसकी लंबाई देखें कि लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, यानी दोनों ओर यह क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबी है। इधर भी 10 सेंटीमीटर और उधर भी 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आगे अपन बात करते हैं कि जो अंडवाहिनी है उसका एक सिरा तो क्या है, गर्भाशय से जुड़ा होता है। अंडवाहिनी का एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है या संबंध रखता है तथा दूसरा सिरा, यानी जो एक सिरा है वो तो क्या कर रहा है, गर्भाशय से संबंध रख रहा है, यानी ये वाला सिरा कहाँ खुल रहा है, गर्भाशय में खुल रहा है। लेकिन ये दूसरा जो सिरा है ये क्या करता है, दूसरा सिरा अंगुलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, संरचना का निर्माण करता है। अब इस संरचना को क्या बोलेंगे दोस्तों, इस संरचना का निर्माण करता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, फिम्बरी, जिसे हम फिम्बरी कहते हैं। यानी जो फेलोपियन नलिका है या जो फेलोपियन ट्यूब है, इसका जो एक सिरा है वह तो क्या कर रहा है, गर्भाशय से संबंध रखता है, तथा जो दूसरा सिरा है वो अंगुलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। इस फिम्बरी का कार्य क्या है, यानी ये जो फिम्बरी है ये अंगुलीनुमा संरचना क्यों है, तो दोस्तों ये जो फिम्बरी है यह अंडाणु को क्या करती है, जैसे ही अंडाशय क्या करता है, मुक्त करता है, तो वैसे ही पकड़ के और जो नलिका है इसकी जो गुहा है उसके अंदर पहुंचा देती है। यह अंडाशय जैसे ही अंडाणु को मुक्त करता है उसे पकड़कर अंडवाहिनी या अंडवाहिका के गुहा तक पहुंचा देता है। यानी जो फिम्बरी है ये क्या करेगा, अंडाशय क्या करेगा, जैसे ही अंडाणु को मुक्त करेगा या अंडाशय से जैसे ही अंडाणु निकलेगा, मान लीजिए कि इससे ये एक अंडाणु यहाँ निकला है, यानी यहाँ पे निकलता है, तो ये जैसे ही क्या करेगी, इसको पकड़ के किधर पहुंचा देगी, इधर, यानी ये क्या करेगी, ये अंडाणु यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, गर्भाशय में चला जाएगा। तो जो अंडवाहिनी है उसका मुख्य कार्य यही होता है कि जो अंडाणु है उसको अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाती है, और जो इसकी लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर होती है, और जो एक सिरा है वो तो क्या होता है, गर्भाशय के अंदर खुलता है और गर्भाशय से जुड़ा होता है, और जो दूसरा सिरा है वह क्या है ना, फिम्बरी के रूप में अंडाशय के ऊपर रहता है। अब दोस्तों हम जो अगला भाग है वो देखते हैं, यानी अपन ने जो अंडाशय है वो पढ़ लिया और जो ये फेलोपियन ट्यूब है ये पढ़ ली। अब ये जो भाग है गर्भाशय, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि गर्भाशय क्या होता है। तो अपना जो तीसरा मादा जनन तंत्र का जो भाग है वो होगा गर्भाशय। इंग्लिश में इसको यूटेरस बोला जाता है, यूटेरस। अगर बात करें यूटेरस की कि होता क्या है, तो यह एक नासपति जैसी संरचना होती है। यह नासपति के आकार की संरचना होती है। यानी जो गर्भाशय है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, नासपति की जैसी होती है। नासपति के आकार की संरचना होती है
और साथ में यह श्रोणि में स्थित होता है, यह श्रोणि में स्थित होता है। अब दोस्तों अगला बात करते हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है। तो गर्भाशय की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और जो मोटाई है वह 3.5 सेंटीमीटर होती है। यानी जो गर्भाशय है वह कितना लंबा होता है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और चौड़ाई उसकी 5 सेंटीमीटर होती है और मोटाई उसकी 3.5 सेंटीमीटर होती है। यानी दोस्तों आपको ये जो आकार दिखाई दे रहा है, ये जो जितना भी आकार है ये क्या है, गर्भाशय है। यानी ये जो संपूर्ण संरचना है ये किसकी है, गर्भाशय की संरचना है। अब दोस्तों ये जो गर्भाशय है इसका जो निचला जो भाग है वो क्या है, सकरा होता है। गर्भाशय का निचला भाग सकरा होता है। गर्भाशय का निचला भाग संकरा होता है जो गिरवा के रूप में योनि में खुलता है। यानी जो दोस्तों ये जो गर्भाशय का जो नीचे का भाग है ये सकरा होता है और ये जो गिरवा है उसके रूप में कहाँ खुलेगा, योनि में खुलेगा। और जो गर्भाशय है उसके ऊपर दोनों तरफ क्या होता है, अंडवाहिनी होती है। यानी इधर भी अंडवाहिनी और उधर भी अंडवाहिनी, दोनों ओर तो ये अंडवाहिनी से जुड़ा होता है। अगर अपन अंडवाहिनी की भी बात करें तो ये क्या होती है, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। और जो गर्भाशय उसकी बात करें तो ये दोनों ओर से किससे जुड़ा होता है, अंडवाहिनी से जुड़ा होता है। और जो नीचे का जो हिस्सा है वो सकरा होता है और जो गिरवा के रूप में कहाँ खुलता है, योनि के अंदर खुलता है। अब अगला अपन जैसे ही पार्ट पढ़ेंगे योनि, तो योनि में ये क्या होगा, मादा जनन अंग के रूप में बाहर खुलेगा। अब दोस्तों जो गर्भाशय है, गर्भाशय की भित्तियां पेशियों की बनी होती है, पेशियों की बनी होती है। यानी जो गर्भाशय है उसकी जो भित्तियां है वो किसकी बनी होगी, पेशियों की बनी होगी। अब जो इसकी आंतरिक परत है, अपन ये तो देख लिया, ये जो नीचे का सकरा भाग है उसको गिरवा कहते हैं। यानी ये जो अंदर का जो भाग है इसको अपन क्या कहेंगे, ये एक कोशिकीय स्तर का बना होता है। इसको गर्भाशय अंतःस्तर बोला जाता है। गर्भाशय की भित्ति के अंदर की ओर एक कोशिकीय स्तर होता है। स्तर होता है जिसे गर्भाशय अंतःस्तर कहा जाता है। अंतःस्तर कहा जाता है। यानी दोस्तों गर्भाशय अंतःस्तर किसे कहेंगे, अपन गर्भाशय अंतःस्तर एंडोमेट्रियम को कहेंगे। ये जो अंदर का एक कोशिकीय स्तर है इसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। गर्भाशय में अब 3 स्तर है दोस्तों, पहला है एंडोमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम और तीसरा है पेरीमेट्रियम। अब इनके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे अगर अपन एंडोमेट्रियम की बात करें, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम क्या करता है दोस्तों, यानी जो सबसे आंतरिक परत है ये रजोद्रम है ना, इसके कारण क्या होता है, रजोद्रम होता है। यानी रजोद्रम के समय यह टूटकर योनि के द्वारा बाहर निकलता है। तो अपन इसका रजोद्रम लिख सकते हैं, रजोधर्म। और साथ ही ये क्या करता है, जो निषेचित अंडाणु है उसको अपने अंदर धसा लेता है।
यानी जो निषेचित अंडाणु है वो प्लेसेंटा द्वारा यही जुड़ता है। और जो मायोमेट्रियम है, मेट्रियम, इसके कारण दोस्तों कैंसर होता है। कैंसर यानी आपने साधारणतया सुना होगा मादा में सबसे ज्यादा गर्भाशय कैंसर होता है, यानी यूटेरस का कैंसर होता है, जिसके अंदर इसको जैसे सामान्य भाषा में बच्चादानी भी बोला जाता है। तो बच्चादानी निकाल दी जाती है। जिस महिला में ये क्या करता है, कैंसर का रूप ले लेता है, उसके अंदर इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो मायोमेट्रियम है ये क्या करता है, कैंसर कारक है, यानी इसके कारण क्या होता है, कैंसर होता है। और जो सबसे बाहरी परत है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम मेट्रियम, ये एक लुब्रिकेशन का कार्य करती है, यानी चिकना पदार्थ है ना स्रावित करती है, जिसके कारण क्या होता है, घर्षण कम होता है। तो ये घर्षण को कम करती है, घर्षण कम। यानी जो तीनों परतें हैं उनका अलग अलग कार्य है। जैसे एंडोमेट्रियम है उसके कारण तो रजोधर्म होता है, और ये जो प्लेसेंटा है वो एंडोमेट्रियम से जुड़ी होती है। और साथ ही जो मायोमेट्रियम है उसके कारण क्या होता है, कैंसर होता है, यानी ये अत्यधिक वृद्धि करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये कैंसर का रूप ले लेता है। और जो पेरीमेट्रियम है वो क्या करती है, घर्षण को कम करती है। अब अगर दोस्तों अपन देखें कि जो गर्भाशय है उसका मुख्य कार्य क्या है, यानी अपन ने इतनी चर्चा की लेकिन गर्भाशय का कार्य नहीं देखा कि इसका कार्य क्या है। यानी हम देखते हैं दोस्तों कि जो अंडाणु है वो यहाँ से निकलेगा गर्भाशय से, और फेलोपियन नलिका में आएगा। फेलोपियन नलिका से जो अंडाणु है वो कहाँ पहुंचेगा, गर्भाशय के अंदर, यानी यहाँ पे। अब जो नर है, नर के द्वारा जो स्पर्म है वो योनि में छोड़े जाते हैं। अब जो स्पर्म है वो क्या होते हैं, कुछ स्पर्म तो यहाँ इधर चले जाते हैं और कुछ स्पर्म इधर चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ स्पर्म सामने चले जाते हैं। और आते कहाँ से है, स्पर्म इधर से, यानी इस प्रकार इधर से स्पर्म आते हैं। तो ये जो फेलोपियन नलिका है इसके अंदर अंडाणु निषेचित होता है, यानी जो अंडाणु निषेचन का जो कार्य है वो कहाँ होता है, फेलोपियन नलिका में ही संपन्न होता है। इसके अंदर ही क्या होता है, निषेचन का कार्य इसी के अंदर होता है, निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। फेलोपियन नलिका के अंदर ही संपन्न होता है निषेचन। तो जैसे ही अंडाणु निषेचित होगा, जो निषेचित अंडाणु है वो कहाँ आएगा, गर्भाशय में आएगा। और गर्भाशय की जो प्रथम दीवार है जिसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है उसके अंदर स्थापित हो जाता है, और यह प्लेसेंटा द्वारा जुड़ता है। जो शिशु है वो प्लेसेंटा द्वारा जुड़ता है। अब प्लेसेंटा क्या करती है, प्लेसेंटा इसको संपूर्ण पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जितना भी ग्लूकोज, ऑक्सीजन जो भी शिशु को आवश्यकता होगी वो प्लेसेंटा द्वारा ही शिशु ग्रहण करेगा, और साथ ही जितना भी उसको उत्सर्जन करना है वो भी प्लेसेंटा द्वारा ही करेगा। तो दोस्तों जो गर्भाशय है उसका मुख्य कार्य अपन लिख लेते हैं कि गर्भाशय का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, यह निषेचित अंडाणु को यह निषेचित अंडाणु को भ्रूण में परिवर्धन के लिए उचित स्थान प्रदान करता है, यानी ये जो गर्भाशय है ये क्या करेगा, अंडाणु को भ्रूण में परिवर्धन के लिए है ना एक उचित स्थान प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप इसके अच्छे से नोट्स बना सके। अब अगला पार्ट अपन योनि पढ़ते हैं कि योनि क्या होता है। अगला जो मादा जनन तंत्र का भाग है वो है योनि, इंग्लिश में वेजाइना बोला जाता है, वेजाइना। तो दोस्तों ये वेजाइना है, ये क्या होता है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, यानी ये जो मादा जननांग होता है इसकी संरचना इस प्रकार की होती है दोस्तों, यानी ये यहाँ स्थित होता है, ये इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। इसके अंदर ये जो बाहर है इसके बाह्य होठ बोल सकते हैं अपन, वेजाइन का बाह्य परत है, इसके आंतरिक यहाँ पे एक मटर के दाने जैसा संरचना होती है, और साथ में यहाँ पे एक और संरचना होती है जो यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से मूत्र का निष्कासन होता है, और फिर यहाँ एक और संरचना होती है ये।
इस संरचना को योनि छिद्र या योनि द्वार बोला जाता है। यानी अपन इसकी बात करें तो इसको हिंदी में क्लाइटोरिस और इंग्लिश में भी क्लाइटोरिस ही बोला जाता है, क्लाइटोरिस। और ये जो संरचना है इसको बोला जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग, मूत्र मार्ग भी बोल सकते हैं, मूत्र मार्ग भी बोल सकते हैं। और ये जो है इसको बोला जाता है योनि छिद्र, योनि छिद्र, योनि छिद्र या इंग्लिश में वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग या योनि छिद्र। तो दोस्तों ये जो संरचना है वो इसके जस्ट बाहर स्थित होती है। ये मादा का जननांग है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं योनि 7 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। यानी योनि क्या होगी, 7.5 सेंटीमीटर लंबी एक नलिकाकार संरचना होती है, यानी नली के समान संरचना होती है जो अंदर गर्भाशय के अंदर खुलती है। यानी ये जो योनि है ये इस प्रकार क्या करेगी, किसके अंदर खुलेगी, गर्भाशय के अंदर खुलेगी। दोस्तों जो ये योनि है इसकी जो दीवारें हैं, योनि की दीवारें पेशीय ऊतक की बनी होती है, पेशीय तक की बनी होती है। ये स्ट्रेचेबल संरचना होती है, यानी पेशीय ऊतक की बनी होती है। दोस्तों अगला अपन बात करते हैं कि योनि का जो एक सिरा है वो तो बाहर मादा जननांग के रूप में खुलता है। योनि का एक सिरा बाहर मादा जननांग के रूप में खुलता है तथा जो दूसरा सिरा है वो गर्भाशय में खुलता है। यानी जो योनि का एक सिरा है वह तो क्या होगा, बाहर मादा जननांग के रूप में खुलेगा, और जो दूसरा सिरा है वो कहाँ खुलेगा, गर्भाशय के अंदर खुलेगा। जो योनि है, योनि के बाहर खुलने वाले छिद्र को योनि छिद्र कहा जाता है, योनि छिद्र कहा जाता है। दोस्तों ये जो मादा की योनि होती है इसके अंदर क्या होता है, जो यूरिन पास करने के लिए एक अलग छिद्र होता है और जो जनन छिद्र है वो अलग होता है, जिसके थ्रू सिसन के द्वारा योनि में वीर्य को छोड़ा जाता है। तो दोस्तों अगला अपन बात करते हैं योनि में मूत्र मार्ग के ऊपर एक मटर के
दाने जैसी छोटी संरचना पाई जाती है। संरचना पाई जाती है जिसे भंग सिसिन का या क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस कहते हैं। अब दोस्तों ये जो योनि के जो मूत्र मार्ग है इसके जस्ट ऊपर जो ये संरचना पाई जा रही है क्लाइटोरिस, ये क्या है, इसका जो कार्य है वो क्या है, अपन देखते हैं कि जो भंग सिसिन का है वह क्या होता है। भंग सिसिन का एक अत्यंत उत्तेजक अंग होता है। यह अत्यंत उत्तेजक अंग होता है। ये जो भंग सिसिन का है ये क्या होता है, अत्यंत उत्तेजक अंग होता है। इसे स्पर्श करने पर या सिसिन के संपर्क में आने पर मादा को अत्यंत सुखानुभूति होती है। यानी ये जो भंग सिसिन का या क्लाइटोरिस है ये क्या है, एक प्रकार का छोटी सी संरचना है मटर के दाने की जैसी। अगर इसको स्पर्श किया जाता है सिसिन के द्वारा तो महिला को क्या होती है, अत्यंत सुखानुभूति होती है। और दोस्तों जो महिला की योनि होती है, योनि की दीवार, जो महिला की योनि की दीवार होती है उसके द्वारा श्लेष्मा का स्त्राव किया जाता है। तो उस श्लेष्मा के स्त्राव के कारण क्या होता है, जो योनि है वो लचीली हो जाती है। योनि की दीवार में बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि पाई जाती है। जो महिला है उसकी योनि की दीवार में क्या होता है, बल्बोयूरेथ्रल क्लाइडस जैसी ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करती है, एक श्लेष्मा का स्त्राव करती है, चिकने पदार्थ का स्राव करती है। यह चिकने पदार्थ का श्रावण करती है, जो मैथुन के समय योनि को लचीला बनाता है। लचीला बना देता है। यानी ये जो योनि है इसके अंदर क्या होता है, ये इस प्रकार की जो श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करती है, श्लेष्मा का श्रवण करती है, जो क्या करता है, योनि को लचीला बना देता है, जो संभोग के समय या मैथुन के समय घर्षण को कम कर देता है। और दोस्तों ये जो श्लेष्मा ग्रंथि है, कई बार इनके कारण महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज यानी श्वेत पानी, इसको सफेद पानी बोला जाता है, उसकी शिकायत भी आती है कि इनके अंदर क्या होता है कि महिलाओं के अंदर श्वेत पानी व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है। दोस्तों हम देखते हैं कि जो योनि है उसका मुख्य कार्य क्या है। जो योनि है उसका जो मुख्य कार्य है वो योनि वीर्य को गर्भाशय तक
पहुंचाने का कार्य करती है। यानी जो योनि है उसका मुख्य कार्य क्या होगा, जो वीर्य है, तो शिशन के द्वारा जो वीर्य योनि में छोड़ा जाता है, यानी संभोग के समय शिशन का जो वीर्य है वो कहाँ आता है, वेजाइना में, यानी योनि में आता है। योनि से वह क्या होता है, योनि से वीर्य इधर से अंदर की ओर गिरवा से प्रवेश करते हुए वह गर्भाशय में चला जाता है और अंडाशय में चला जाता है, यानी इधर से जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, प्रत्येक माह में 28 दिन की सक्रियता में एक अंडाशय द्वारा एक अंडाणु का उत्पादन होता है। यानी अगर पहले 28 दिन में इस अंडाशय ने एक अंडाणु निर्मुक्त किया है तो अगले 28 दिन में यह क्या करेगा, यह अंडाणु मुक्त करेगा और वह जो शुक्राणु है वो क्या करेगा, इसको निषेचित करने के लिए फैलोपियन नलिका में जाएगा। जो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो फैलोपियन नलिका में संपन्न हो जाती है। और कई बार दोस्तों कई महिलाओं की जो फैलोपियन नलिका है वह क्या होती है, बहुत ही ज्यादा पतली होती है, सक्रिय होती है, जिसके कारण ये जो अंडाणु है वह बाहर नहीं आ पाता, गर्भाशय के अंदर नहीं आ पाता, जिसके कारण यह क्या करता है, यही परिवर्तित होने लग जाता है। यानी जिस अंडाणु का विकास फैलोपियन नलिका के अंदर ही होने लग जाता है तो इनमें क्या होता है, इन महिलाओं में अबॉर्शन करवाना पड़ता है, यानी बच्चों को गिराना पड़ता है, क्योंकि अगर फैलोपियन नलिका में इसका परिवर्तन होगा तो फैलोपियन नलिका फट सकती है और उस महिला की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी का सुझाव दिया जाता है। तो दोस्तों अंडोत्सर्ग एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या होता है, अंडाशय द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाता है और प्रत्येक 28 दिन की सक्रियता के अंदर एक अंडाशय द्वारा एक अंडाणु का निर्मोचन किया जाता है। और दोस्तों जो निषेचित अंडाणु होता है वो प्लेसेंटा द्वारा क्या होता है, मादा के गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और 9 माह पश्चात शिशु के रूप में जन्म ले लेता है। तो दोस्तों मादा जनन तंत्र की यह क्लास अपनी यही समाप्त होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि जिन अंडाणुओं का निषेचन नहीं हो पाता है वह अंडाणु आखिर जाते कहाँ पे है, रजोधर्म या ऋतुस्राव क्या होता है, और दोस्तों जो अंडोत्सर्ग प्रक्रिया है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ में अगर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। जय हिंद दोस्तों।